हेलो एवरीवन। कल हमने गुरु बीजाणुधानी और बीजांड के बारे में पढ़ा था कि गुरु बीजाणुधानी और बीजांड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था कि जो बीजांड होता है, गुरु बीजाणुधानी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ पाया जाता है? ये अंडाशय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो बीजांड क्या होता है? ओवल शेप होता है। कल हमने आप लोगों को इसकी संरचना के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली हो अच्छे से, और जिन्होंने नहीं की हो वो प्लीज कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। ओके, तो बीजांड के बारे में आगे चलते हैं हम। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने एक क्रिया पढ़ी थी लघु बीजाणु जनन की। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया हमने क्या बताया था आपको कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया लघु बीजाणुधानी में होती है। ओके, तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया जब होती है लघु बीजाणुधानी में, तो इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। तो इसी तरह से अब आप लोग बीजांड और गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ रहे हो। तो बच्चों, गुरु बीजाणुधानी के अंदर कौन सी क्रिया होगी? इसमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी। और गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? इसमें मादा युग्मक बनेगा या भ्रूणकोश बनेगा। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया कैसे होती है, इससे पहले आप लोगों को मैं गुरु बीजाणुधानी के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। ठीक है, जो आप लोग नोट कर लेना नोटबुक पर। तो बच्चों, अगर हम गुरु बीजाणुधानी की बात करें या बीजांड की बात करें, तो गुरु बीजाणुधानी जो होता है, जो बीजांड होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस। तो सबसे पहले हम ऑर्थोट्रोपस टाइप के बीजांड की बात करें, तो जो ऑर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड होता है वो पोलिगोनम के पौधे में पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस टाइप के बीजांड में क्या होता है? बीजांड ग्रंथ और बीजांड द्वार दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, दूसरे बीजांड की हम बात करते हैं एनाट्रोपस टाइप के बीजांड की। तो 80% पौधों में एनाट्रोपस टाइप का बीजांड पाया जाता है। मटर पी में भी यही पाया जाता है। ठीक है, एनाट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। इसमें कल हमने आप लोगों को बताया था बीजांड के बारे में, जो स्ट्रक्चर बनवाई थी अभी जो दिखाई थी, तो वो बीजांड कैसा था? उल्टा। वो किस प्रकार का था? एनाट्रोपस टाइप का था। तो इसमें क्या होता है? बीजांड द्वार और बीजांड वृत्त दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तीसरा होता है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? उसमें क्या होता है? जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार जो होता है वो निभाग के पास आ जाता है, और जो बीजांड ग्रंथ होता है वो समकोण बनाता हुआ झुक जाता है। और जो हेमिट्रोपस टाइप के बीजांड होते हैं वो रेननकुलस में पाए जाते हैं। 4th टाइप का होता है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है बच्चों? बीजांड द्वार निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते, बल्कि बीजांड द्वार झुककर कहाँ आ जाता है? बीजांड ग्रंथ के पास आ जाता है। और लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में ऐसा बीजांड पाया जाता है। 5वां प्रकार का बीजांड होता है बच्चों एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो घोड़े के नाल के समान होती है। ठीक है, घोड़े के नाल की तरह, जैसे घोड़े के नाल की संरचना होती है एकदम मुड़ी हुई, इसी तरह से एम्फिट्रोपस टाइप का बीजांड होता है। लेमना में इसी टाइप का बीजांड पाया जाता है। 6ठा बीजांड होता है बच्चों सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस जो बीजांड है वो नागफनी के या ओपनशिया के पौधे में पाया जाता है। सिरसिनो टाइप के बीजांड में क्या होता है? बीजांड ग्रंथ इतना बढ़ जाता है कि चारों तरफ से बीजांड को घेर लेता है। ठीक है, तो अब आप लोग एक काम करना, ये बीजांड के जितने भी प्रकार के बारे में बताएं और जो एग्जाम्पल बताएं कि कौन सा बीजांड कहाँ पाया जाता है, आप लोग इसके बारे में नोट कर लेना नोटबुक पर, और इनके बारे में जो भी कुछ हमने बताया है वो भी लिख लेना। ठीक है, विद एग्जाम्पल। अब हमने आपको बताया कि बीजांड का दूसरा नाम क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी में कौन सी क्रिया होती है बच्चों? गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों ने लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ी थी, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? लघु बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक या परागकण बनते हैं। तो इसी तरह से जब गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी, तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ क्या बनेगा? मादा युग्मक या भ्रूणकोश बनेंगे। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक या भ्रूणकोश का बनना क्या कहलाता है बच्चों? गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। दैट्स इट। तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो गुरु बीजाणुधानी के अंदर जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया स्टार्ट होती है तो वो होती कैसे है और खत्म कैसे होती है, सबके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन की क्रिया की बात करें, कौन सी क्रिया? मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन।
बच्चों गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन दोनों क्रियाएं सेम होती हैं, बस 2-3 डिफरेंट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। मुख्य मुख्य 3 अंतर होते हैं इसमें, वो ध्यान रखना। अगर लघु बीजाणु जनन समझ में आ गया तो गुरु बीजाणु जनन अपने आप समझ में आ जाएगा। गुरु बीजाणु जनन में ऐसा कुछ नहीं होता, सेम वैसे ही होता है जैसे लघु बीजाणु जनन होता है। ओके, तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ पर होगी? गुरु बीजाणु धानी के अंदर स्टार्ट होगी। जब हम गुरु बीजाणु धानी को देखेंगे, ठीक है, जिस तरह से लघु बीजाणु जनन की क्रिया स्टार्ट हुई थी, तो जब हम गुरु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट या टीएस देखते हैं, तो अनुप्रस्थ काट या टीएस में एक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं दिखाई देती हैं जिनका केंद्रक बड़ा और जीव द्रव्य कैसा होता है? गाढ़ा होता है। इन कोशिकाओं को हम कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? इन कोशिकाओं को हम पिरपिरसु कोशिकाएं, हाइपोडर्मल सेल या आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहलाती हैं ये? पिरपिरसु कोशिकाएं कहलाती हैं। दैट्स इट। अब ये जो पिरपिरसु कोशिकाएं होती हैं, सेम लघु बीजाणु जनन की तरह ये पिरपिरसु कोशिकाएं एक प्रकार का कौन सा विभाजन करेंगी बच्चों? ये क्या करती हैं? एक प्रकार का परिणत विभाजन करती हैं। ठीक है, जब ये परिणत विभाजन करती है तब हमने आपको बताया था कि पिरपिरसु कोशिकाएं जब परिणत विभाजन करेंगी तो कितनी कोशिकाएं बनाएंगी? 2 टाइप की, 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, एक तो बाहर की ओर और दूसरी अंदर की ओर। ठीक है, एक तो बाहर की ओर और दूसरी कहाँ बनाती है? ये अंदर की ओर। ठीक है, ये जो बाहर की ओर कोशिकाएं बनाती हैं वो कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं? ये प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। ठीक है, अंदर की ओर जो ये कोशिकाएं बनाती हैं इसमें कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं। जब लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे तो वहां पर अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं बन रही थी। अब हम गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं तो यहाँ अंदर की तरफ कौन सी कोशिकाएं बनेंगी? प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं। ठीक है, तो देखो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में पहला अंतर तो ये हुआ। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, जबकि गुरु बीजाणु जनन में अंदर की ओर कौन सी कोशिकाएं बन रही है? प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं बन रही है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने लघु बीजाणु जनन में पढ़ा था कि प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं अर्ध समसूत्री विभाजन करेंगी और समसूत्री विभाजन करके 4 से 5 स्तर मूलतः कोशिकीय स्तर बनाएंगी जिसमें टैपेटम की कोशिकाएं बनेगी। लेकिन गुरु बीजाणु जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं होती हैं ये टैपेटम की कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। यहाँ पर टैपेटम की कोशिकाएं नहीं बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं वो सीधे किस में बदल जाएंगी बच्चों? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में बदल जाएंगी। ये सीधे किस में बदल जाएंगी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में बदल जाएंगी। ठीक है, जब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में बदल जाती हैं तो हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जहां पर भी मातृ कोशिकाओं का या मदर सेल का नाम आ जाए वहां पर कौन सा विभाजन होता है? वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं कौन सा विभाजन करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। तो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या होगा? एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की शर्त होती है एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, लेकिन ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके एक मदर सेल से 4 सेल बनाएंगी, इसमें चारों सेल जो होंगी वो मादा युग्मक नहीं बनेंगी। ठीक है, बल्कि इसमें क्या होगा? एक इन 4 कोशिकाओं में एक क्या बनेगा? एक भ्रूणकोश बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो बाद में क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से केवल एक ही भ्रूणकोश बनेगा। साथ में जो 3 कोशिकाएं बनेंगी वो बाद में कैसी हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में यही 3 अंतर हैं। सबसे पहले जब हाइपोडर्मल सेल या पिरपिरसु कोशिकाएं परिणत विभाजन करती हैं तो लघु बीजाणु जनन में अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं बनाती है, जबकि गुरु बीजाणु जनन में प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनेंगी। दूसरा अंतर इसमें यह है कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में टैपेटम की कोशिकाएं बनती हैं, जबकि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में टैपेटम की कोशिकाएं नहीं बनती हैं। ठीक है, तीसरा अंतर यह है कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में क्या होता है? एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 परागकण बनते हैं एक बार में, जबकि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में क्या होता है? एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एक बार में ओनली एक ही भ्रूणकोश बनेगा। बनेंगी तो 4 कोशिकाएं, लेकिन 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। भ्रूणकोश या मादा युग्मक कितना मिलेगा? एक कोशिका से एक ही मिलेगा। तो यही 3 बड़े अंतर हैं लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में। बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट कर लेना नोटबुक पर। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में क्या होता है बच्चों?
गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में जो गुरु बीजाणु धानी के अंदर स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं, विशेष कोशिकाएं जिनका केंद्रक बड़ा और जीव द्रव्य गाढ़ा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पिरपुरुषु कोशिकाएं कहते हैं। ये पिरपुरुषु कोशिकाएं एक टाइप का क्या करती हैं? परिणत विभाजन करती हैं। परिणत विभाजन करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। बाहर की ओर प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं बनाती हैं, अंदर की ओर प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती है। ये प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं इसमें टेपेटम की कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। अब जो ये प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं, ये किसमें बदल जाती हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 कोशिका बनती है, जिसमें एक भ्रूणकोश बनता है और 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और इस तरह से क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पूरी होती है और भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। बाय।